हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सभी प्रकार की प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला के एक स्थल हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई से हुई थी। अतः इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया था। बाद में पुरातात्विक खुदाइयों में इस सभ्यता का विस्तार सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के अन्य क्षेत्रों में भी पाया गया, अतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे गए 1400 से अधिक स्थलों में केवल 40 स्थल ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि 1100 गंगा एवं सिंधु नदी के बीच लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी क्षेत्र में स्थित हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की बस्तियां विभिन्न नदियों के किनारे बसाए गए थे। जैसे हड़प्पा, जो पाकिस्तान का एक स्थल है, वह रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान का ही एक स्थल है, यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। चन्हूदड़ो, यह भी पाकिस्तान में स्थित एक स्थल है और यह सिंध नदी के तट पर स्थित है। लोथल, जो गुजरात का एक स्थल है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार कालीबंगा, जो राजस्थान का एक स्थल है और यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। सुरकोटदा, यह भी गुजरात का एक स्थल है और यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा भी राजस्थान का एक स्थल है और यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार बनावली हरियाणा का एक स्थल है और यह सरस्वती नदी, जो लुप्त हो चुकी है, उसकी घाटी क्षेत्र में स्थित है। रोपड़ पंजाब का एक स्थल है और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार सुतका गेंडोर, जो दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्थल है और यह दास्क नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार सोतका कोह, यह भी बलूचिस्तान का एक स्थल है और यह सादीकौर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर, यह मादर नदी के तट पर स्थित है। कोटदीजी, यह भी पाकिस्तान का एक स्थल है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार मांडा, जो जम्मू का एक स्थल है और यह चिनाब नदी के तट पर स्थित है। डायमाबाद, यह उत्तरी महाराष्ट्र का एक स्थल है और यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है और यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार सोतका कोह बालाकोट, यह अरब सागर तट पर स्थित स्थल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अर्थात इसकी चौहद्दी उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर के दक्षिण में उत्तरी महाराष्ट्र के डायमाबाद तथा पूरब में आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से लेकर के पश्चिम में मकरान समुद्र तट के स्थल सुतका गेंडोर तक लगभग 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। और इस प्रकार सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन दजला फरात नदी घाटी की मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी घाटी की मिस्र की सभ्यता और ह्वांगहो नदी घाटी की चीन की सभ्यता से क्षेत्रफल में काफी बड़ी सभ्यता थी। क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्रीय स्थल माना जाता है। पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियां कहा है।
क्या आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के दो स्थल सारतूघई और मुंडीगाक ये दक्षिणी अफगानिस्तान में पाए गए हैं। ये जो स्थल हैं सारतूघई और मुंडीगाक ये अलग थलग बस्तियां हैं और इन बस्तियों को सिंधु सभ्यता के व्यापारिक उपनिवेश के रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात ये मुख्य सभ्यता से जुड़े हुए स्थल नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के दक्षिणी बलूचिस्तान में पाए जाने वाले सैंधव स्थलों में सुतका गेंडोर, सोतका कोह, बालाकोट और डाबरकोट हैं। इसी प्रकार गुजरात के कच्छ के रण में पाए गए सैंधव स्थलों में देसलपुर, सुरकोटता और धौलावीरा प्रमुख स्थल हैं, जबकि रंगपुर, रोजदी, भगतराव और मालवन गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित स्थल हैं। क्या आप जानते हैं कि गंगा जमुना दोआब में उत्तर प्रदेश से प्राप्त दो स्थल हुलास जिला सहारनपुर और आलमगीरपुर जिला मेरठ सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा बनाते हैं? क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में प्राप्त सैंधव स्थल बनावली, मित्थातल और राखी घड़ी हैं, जिसमें राखी घड़ी को सबसे बड़ा सैंधव स्थल माना जाता है? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के सिंध में प्राप्त स्थलों में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अलीमुराद, रहमान ढेरी प्रमुख स्थल हैं। राजस्थान के कालीबंगा स्थल से सिंधु सभ्यता के क्रमिक विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है। क्या आपको पता है कि इस प्रकार सिंधु सभ्यता का विस्तार वर्तमान में भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में था? क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लेखन कला से परिचित थे और उनकी अपनी एक लिपि भी थी? सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह और लगभग 250 से 400 अक्षर हैं। हालांकि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, अतः इस सभ्यता की जानकारी हेतु मुख्य रूप से पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद में हरियूपिया नामक एक नगर का उल्लेख है जहां आर्यों ने एक लड़ाई लड़ी थी? ध्वनि साम्यता के आधार पर हरियूपिया को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाता है। क्या आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया के एक अभिलेख जिनकी लिपि पढ़ ली गई है उसमें दिलमुन, मकन और मेलुहा का उल्लेख मिलता है, जिनसे मेसोपोटामिया का व्यापार चलता था। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से की गई है। मकन का संबंध बलूचिस्तान के मकरान तट से तथा मेलुहा की पहचान किसी सैंधव स्थल से की गई है। क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ व्यापार, विशेषकर विदेशी व्यापार सर्वाधिक प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग मध्य एशिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी भारत आदि क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आयात तथा उनका मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी के देशों को निर्यात भी करते थे। क्या आपको पता है कि हड़प्पावासी बैदुर्यमनी बदख्शा से, फिरोजा और जेड पत्थर मध्य एशिया से, गोमेद, श्वेत वर्ण स्फटिक और लाल पत्थर सौराष्ट्र से, चांदी तथा टीन अफगानिस्तान एवं ईरान से, सोना कोलार कर्नाटक से, तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, बलूचिस्तान से तथा उत्तर पश्चिमी सीमांत से तथा सीसा कश्मीर से आयात करते थे? क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा, जिसे वर्तमान में सागरवाल के नाम से भी जाना जाता है, वहां से 12 कमरों का एक अन्नागार जो 6-6 की 2 पंक्तियों में आमने सामने निर्मित है प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से 15 कमरों वाली श्रमिक आवास बस्ती प्राप्त हुई है। हड़प्पा से ही ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा भी प्राप्त हुआ है। हड़प्पा से एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित मिला है। हड़प्पा से ही एक भिन्न प्रकार का कब्रिस्तान
जिसे R37 नाम दिया गया है वह प्राप्त हुआ है। कुम्हारों के 14 भट्ठे हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। चूने पत्थर की नटराज की मूर्ति भी प्राप्त हुई है हड़प्पा से। गेहूं और जौ के दाने हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। शंख का बैल हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। कांसे की इक्का गाड़ी भी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। गधे की हड्डियां हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एक कंघी भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है जो हाथी दांत का बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो, जिसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। यह सैंधव स्थलों में प्राप्त संरचनाओं में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाली संरचना है। इसकी लंबाई 54.85 मीटर और चौड़ाई 32.90 मीटर है और यह 8 फीट गहरा है। मोहनजोदड़ो से एक सभा भवन प्राप्त हुआ है। पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र का टुकड़ा भी जो है सो यहाँ से एक मिला है। कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति जो है हड़प्पा से प्राप्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सीपी का स्केल अर्थात एक पैमाना प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। पशुपति की एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें शिव के दाएं ओर हाथी और बाघ तथा बाएं ओर भैंसा एवं गेंडा अंकित हैं। क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से चांदी की चूड़ी भी प्राप्त हुई है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कालीबंगा, जिसे काली चूड़ियाँ भी कहा जाता है, यहाँ से हवन कुंड, बलि स्तंभ, वृत्ताकार अलंकृत चबूतरे, जुते हुए खेत, छिद्रित खोपड़ी आदि पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या आपको पता है कि कालीबंगा में दुर्ग एवं बस्ती 2 अलग अलग सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे हैं जो अन्य ऐसे स्थलों से भिन्न हैं? क्या आपको पता है कि कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं? क्या आप जानते हैं कि चन्हूदड़ो से हड़प्पा पूर्व झूकड़ झाकड़ संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं? साथ ही चन्हूदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन, फन्नीदार वक्राकार ईंटें, मनका निर्माण का कारखाना आदि प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोपड़ से प्राप्त एक कब्र में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपड़ से तांबे की एक कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ लोथल से जुगमित समाधान अर्थात स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाए गए कब्र प्राप्त हुआ है। इसे विद्वानों ने सती प्रथा का संकेत माना है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोथल से सुई और अनाज पीसने वाली चक्की भी प्राप्त हुए हैं? लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं तथा यहाँ से कलश समाधान के संकेत प्राप्त हुए हैं अर्थात कलश में रख करके शवों को दफनाया गया है। क्या आपको पता है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों का चिन्ह चन्हूदड़ो से प्राप्त ईंट पर मिला है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी? सैंधव स्थलों में जो प्रमुख नगर थे वे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार, बनावली और धौलावीरा थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नगरों के निर्माण और संरचना में काफ़ी एकरूपता है और नगर आंतरिक रूप से 2 भागों में विभाजित थे। नगर के पश्चिमी भाग में एक दुर्ग या किला होता था जहां संभवतः शासक वर्ग और पुजारी वर्ग रहा करते थे और पूर्वी भाग निचला नगर होता था जहां आम जनता रहती थी। क्या आपको पता है कि धौलावीरा एक अपवाद है जहां नगर 3 भागों में बटे हुए हैं अर्थात दुर्ग,
मध्यम नगर और निचला नगर। क्या आपको पता है कि लोथल और सुरकोटदा में नगरों का आंतरिक विभाजन नहीं मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर किलेबंद थे, अर्थात ये सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे हुए थे। कोटदीजी और आमरी दो ऐसे स्थल हैं जिनमें किलेबंदी नहीं पाई गई है। क्या आपको पता है कि सैंधववासी कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के ईंटों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के सभी इमारतों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जबकि कालीबंगा में कच्ची ईंटें प्रयोग में लाई गई हैं। क्या आपको पता है कि सैंधव बस्तियों में ईंटों का आकार 4:2:1 के अनुपात में था और सब ईंटों का जो अनुपात प्रायः सभी सैंधव स्थलों में समान है। क्या आपको पता है कि ईंटों की चिनाई में मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन कहीं कहीं जिप्सम के प्रयोग के भी प्रमाण मिले हैं। क्या आपको पता है कि समकोण पर काटती चौड़ी सड़कें घरों के जल के निकलने की सुव्यवस्थित प्रणाली नगरीय जीवन की अन्य विशेषताएं थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुनियोजित नगर व्यवस्था, माप तौल के मानकीकरण और इनमें एक रूपता यह सिद्ध करती है कि इस सभ्यता में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था अवश्य थी। क्या आपको पता है कि सैंधव समाज में भी स्तरीकरण अर्थात सामाजिक विभाजन हुआ था। प्रमुख सामाजिक वर्गों में शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, समृद्ध व्यापारी वर्ग और व्यवसायी वर्ग तथा कृषक वर्ग अवश्य रहे होंगे। इनमें पुरोहित, व्यापारी और शासक वर्ग समाज का सुविधाभोगी वर्ग था। क्या आपको पता है कि स्त्री मृण मूर्तियों की बहुसंख्या से यह प्रतीत होता है कि सैंधव समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था। क्या आप जानते हैं कि सैंधव स्थलों से मिट्टी और सेलखड़ी की मुद्राओं, मुहरों पर अंकित चित्रों और पुरातात्विक अवशेषों से सैंधव सभ्यता की धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ये मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी की प्राप्त हुई हैं। क्या आपको पता है कि शिव की उपासना भी सैंधव धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर अंकित एक जोगी तथा इनके बाएं तरफ भैंसा और गेंडा तथा दाएं तरफ बाघ और हाथी का अंकन मिलता है। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर अंकित जोगी के दोनों तरफ बकरी, हाथी, शेर तथा मृग का अंकन भी मिलता है। मार्शल ने इसे पशुपति शिव का आदि रूप माना है। क्या आप जानते हैं कि कालीबंगा और अन्य स्थलों से भी लिंग योनि संयुक्त शिवलिंग प्राप्त हुए हैं, जो शिव की उपासना के संकेत हैं। क्या आपको पता है कि कई मुहरों पर नंदी बैल अर्थात कुबड़े बैल का अंकन भी मिलता है? तो शिव की उपासना से संबंधित सैंधव सभ्यता से प्राप्त ये कुछ प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुद्राओं एवं मृण मूर्तियों में अंकित स्त्रियों के चित्र से सैंधव निवासियों द्वारा मातृदेवी अर्थात शक्ति पूजा का पता चलता है? क्या आपको पता है कि मोहनजोदड़ो का विस्तृत स्नानागार जल एवं स्नान के धार्मिक महत्व को व्यक्त करता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसके अतिरिक्त वृक्ष पूजा, सूर्य पूजा भी सैंधव काल में प्रचलित थे, क्योंकि स्वास्तिक के अंकन वाली मुद्रा भी सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सैंधव स्थलों से प्राप्त ताबीजों से यह पता चलता है कि समाज में अंधविश्वास भी प्रचलित थे? क्या आपको पता है कि कालीबंगा से मिले अग्निकुंडों में राख और पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और बलि स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं? अतः पशु बलि प्रथा भी समाज में प्रचलित थी। दोस्तों, यदि आप इन तथ्यों को जानते हैं तो शायद ही कोई प्रश्न
जो सिंधु सभ्यता से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। और यदि आप इन तथ्यों को नहीं जानते हैं तो इसे जान लें, ताकि कोई भी प्रश्न जो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका उत्तर आप आसानी से दे पाएं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।